स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, नवंबर 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने किसे UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंकज त्रिपाठी, यानी कि एक्टर पंकज त्रिपाठी को क्या किया गया है, NPCI के लिए UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, पंकज त्रिपाठी। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित है? यहाँ पे कौन सुमेलित है ये हमें बताना है। तो यानी कि 3 ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है, यहाँ पे क्या है, सांडी पक्षी अभयारण्य जो है ये हरदोई में है। यही ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब एक एक करके हम देख लेते हैं बाकी सभी अभयारण्य कहाँ पे हैं जो कि गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बखिरा वन्यजीव अभयारण्य दिया हुआ है उन्नाव, तो ये उन्नाव में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश उन्नाव जो है ये उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के ये संत कबीर नगर जिले में है। कहाँ पे है? संत कबीर नगर जिले में है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, उन्नाव में नहीं है। ठीक है, और इसके बाद आपका है ओखला पक्षी अभयारण्य। तो ओखला पक्षी अभयारण्य ललितपुर में नहीं है, ये गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, इसके बाद आपका ये तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद चौथा जो ऑप्शन है, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है? ये ललितपुर में, हरदोई में नहीं है। ये कहाँ पे है? ललितपुर में है। तो तीनों ऑप्शन जो गलत दिए हुए हैं उन्हें करेक्ट कर लीजिएगा, और बाकी जो एक ऑप्शन हमारा सही दिया है वो तो हमारा राइट आंसर हो ही जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर प्रणाली है वो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना जो है ये मथुरा में स्थित है। कहाँ पे है? मथुरा में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? नई दिल्ली में। ठीक है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा? सही आंसर होगा। चलेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, नरसिंहदेव वर्मन प्रथम चोडगंग ने जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था। ये मंदिर जो है पुरी में स्थित है। ठीक है, पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर आपके नरसिंहदेव वर्मन प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। यह जो मंदिर है ये 13वीं शताब्दी का बनाया हुआ मंदिर है, और ये मंदिर की जो आकृति है इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्यदेव का रथ जो है वो आ रहा हो। ठीक है, यानी कि सूर्य देवता रथ सहित इसमें बनाए हुए हैं, और रथ में कुल 12 जोड़ी पहियों का प्रयोग किया गया है, यानी कि कुल 24 पहिए, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि 12 जोड़ी पहियों का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर को आप अन्य नाम से किस जानते हैं? जैसे कि आप इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ब्लैक पगोड़ा करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कोणार्क का जो मंदिर है वो किसका है? सूर्य देवता का मंदिर है, और इसे हम ब्लैक पगोड़ा के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? किस रंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे कम होती है? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे कम होती है, और इसकी आवृत्ति जो होती है वो सबसे अधिक होती है। बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम होती है, और आवृत्ति क्या होती है? सबसे अधिक होती है। और लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य है ये सबसे अधिक होती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है,
मानव शरीर की संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो मानव शरीर की संरचना में सबसे बड़ी जो दूसरी ग्रंथि होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। और मानव शरीर संरचना में यकृत की सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत जो होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, और दूसरा जो बड़ा ग्रंथ है वो क्या है? अग्नाशय है। ठीक है, तो दूसरी बड़ी ग्रंथि क्या? अग्नाशय। और अगर आपसे सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 47। कितना है? 47 है। ठीक है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पागल बाबा मंदिर स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में पागल बाबा मंदिर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृंदावन में जो है आपका पागल बाबा मंदिर स्थित है। यह जो मंदिर है ये 9 मंजिल मंदिर है। यह मंदिर उच्च गुणवत्ता वाले सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, और इसका जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम होता है रेटेनॉल। एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। विटामिन डी से होता है रिकेट्स, विटामिन सी से होता है स्कर्वी। तो स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी से। सी हमारा जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। बी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। तो यहाँ पे सारे ही विटामिन आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए आरंभ की गई? तो ये जो योजना है, पर्यटन यात्रा योजना है, ये मजदूरों के लिए आरंभ की गई है। किसके लिए? मजदूरोों के लिए आरंभ की गई है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्तरस का स्राव करता है? पित्तरस का स्राव कौन करता है? यकृत जो है ये पित्तरस का स्राव करता है। यकृत पित्तरस का क्या करता है? स्राव करता है। पित्तरस जो होता है पित्ताशय में संचित होता है, और ये हमारे शरीर के पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का जो सबसे महान शासक था वो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। तो लठमार होली कहाँ पे मनाई जाती है? बरसाना में, वृंदावन में, मथुरा में, गोकुल में। देखिए सभी नियरेस्ट आंसर हैं और यहाँ से बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो राधा जी का मतलब कि निवास स्थान था, यानी कि बरसाना, राधा जी कहाँ की थी? बरसाने की थी। तो यहाँ पे बरसाने में क्या होती है? लठमार होली मनाई जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक जो था ये राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। ठीक है, इसके अगला प्रश्न हमारा है, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा है, और जब पाकिस्तान 2 मुल्कों में बटा तो पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा है उसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। कब ये पाकिस्तान से अलग हुआ? 1971 में अलग हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? तो देखिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है, न कि राजस्थान में है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है ये 1983 में उत्तराखंड में कराई गई थी, और ये क्या है? राजस्थान में स्थित नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का क्या सही आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं ये अभ्यारण्य कहाँ पे हैं? ये आपके राजस्थान में हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है आपको 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कई सारे नाम चेंज हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम आप बताएंगे। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान होता है? तो भारतीय सुरक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमान होता है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो भारत का राष्ट्रपति है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, लोकसभा में आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि कोडरम क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत जो है संसद के प्रत्येक सदन, ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि सदस्यों की जो संख्या होनी चाहिए वो 1/10 होनी चाहिए। ठीक है, यही 1/10 होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो अपेक्षित गणपूर्ति है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोडरम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? चित्रकूट में स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना 2001 में हुई थी। जगत गुरु रामभद्राचार्य इस विश्वविद्यालय के जीवन प्रयत्न कुलपति हैं। ठीक है, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इनकी बहुत सारी वीडियोज़ भी आपने यूट्यूब पे देखी होगी। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको बता दूं कि वो जो संत या फिर बाबा जी आप बोल सकते हैं, जिनकी दोनों ही आंखें क्या है, जो दोनों ही आंखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना, वो वही हैं, दिव्यांग है, खुद दिव्यांग है और दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत सारे मतलब कि एजुकेशंस की फैसिलिटी जो है ये प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे चित्रकूट में इन्होंने क्या किया है? प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना कराई है और ये खुद इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के कुल स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित जिले हैं। तो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? 12 जिले शामिल हैं। कितने शामिल हैं? 12 जिले। कौन कौन से? मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, रामपुर। ठीक है, ये 12 जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं ये स्मार्ट सिटी योजना के तहत आते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत में किसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जारी किया जाता है? ठीक है, तो MSP किसके हिसाब से जारी किया जाता है? देखिए, ये आपका होगा नहीं, ये भी आपका होगा नहीं, तो आप देखते हैं आगे हमारा ऑप्शन क्या है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कृषि लागत और मूल्य आयोग क्या करता है? भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग क्या करता है? मूल्य आयोग के सुझावों पर सरकार क्या करती है? कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है MSP जो है निर्धारित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो कन्या सुमंगल योजना के लिए उत्तर प्रदेश में आपके 1050 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? एकाधिकार जो शब्द है ये किससे संबंधित है? तो आपका एकाधिकार शब्द जो है ये संबंधित है पूंजीवाद से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम की स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ये किस एक्ट के थ्रू हुई थी? तो वित्तीय निगम एक्ट 1951 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? यानी कि जो डेंगू बुखार होता है ये किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आजकल ये क्वेश्चंस बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत पूछे जाते हैं। एडीज एजिप्टी के कारण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अच्छा, डेंगू बुखार में होता क्या है, हड्डियों और जोड़ों में भयंकर दर्द होता है और बहुत तेज़ फीवर चढ़ता है, जिससे क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होता है बहुत तेज़ी से डाउन हो जाता है और नाक से खून वगैरह भी आने लगते हैं, जिसके कारण अगर बहुत ज़्यादा सही से ध्यान नहीं दिया जाता है तो व्यक्ति मर भी सकता है। ठीक है, कहने के लिए तो ये मात्र नॉर्मल सा फीवर है, लेकिन इसने एक समय में दिल्ली में इसने बहुत हालत ख़राब कर दी थी सबकी, और बहुत सारे लोगों की डेंगू बुखार की वजह से मौत भी हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है हमारा, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन सा पर्वत जो है आपका हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली पर्वत जो है ये हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है, यानी हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है ना, ये नंदा देवी, कराकोरम एवं कामेत हिमालय श्रृंखला का अंग है, और ये क्या है, हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार कहाँ पे पाया जाता है? सिंगरौली के क्षेत्र में पाया जाता है। सिंगरौली के क्षेत्र में, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सिविल सर्विसेज का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? तो देखिए, भारत में सिविल सर्विसेज के सूत्रपात की जो देन मानी जाती है वो लॉर्ड कर्नवालिस को माना जाता है। भारत में सिविल सेवा का जो सृजन है ये लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल गवर्नर जनरल बनने के बाद लॉर्ड कर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया और राजस्व बोर्ड को भंग करके इस संबंध में नए नियम बनाए। ठीक है, और जिसके लिए इन्होंने भारत में सिविल सर्विसेज को सृजित किया। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के बच्चों में से कौन शामिल है? ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिनव कुमार चौधरी, जिया राय और चंधारी सिंह चौधरी, ये सभी जो हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा 16 दिसंबर 1971 को जो है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1969 में। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का भारत में राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2023 में टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप। देखिए, यहाँ से भी अब देखो, क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं और उसके आंसर भी पा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, टेनिस में क्या दिया जाता है, डेविस कप। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस कप किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए, डेविस कप 2023 के फाइनल में इटली ने किस देश को पराजित किया था? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया को हराया था। किसे हराया था? ऑस्ट्रेलिया को हराया था। इसी के साथ में आगे देखेंगे क्वेश्चन, भारत में जिला स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा का रखरखाव मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी होती है? तो आप समझ सकते हैं कि जिला स्तर पर बात की जा रही है, तो पंचायती राज जो होंगे, ये पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है, ये यहाँ तक आएंगे। केंद्र सरकार में पूरे देश की बात आ जाएगी, राज्य सरकार पूरे राज्य की बात आ जाएगी। यहाँ पे जिला प्रशासन जो होता है ये क्या करता है, जिला प्रशासन जो होगा वो सार्वजनिक सुरक्षा का जिला स्तर पर रखरखाव की जिम्मेदारी रखेगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, स्त्री के पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का अपराध भारतीय दंड संहिता की निम्न धारा में दंडनीय है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, धारा 498
ए के तहत जो है स्त्री के पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का अपराध जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत क्या है, दंडनीय अपराध है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, यदि कोई विवाहिता स्त्री है तो उस पर किसी भी प्रकार का क्रूरता का अपराध किया जा रहा है, चाहे वो पति के द्वारा किया जाए या फिर सास ससुर के द्वारा किया जाए या ननद के द्वारा या फिर किसी रिश्तेदार के द्वारा ही किया जा रहा हो, तो ऐसे में वो क्या होगा, दंड का पात्र होगा। ठीक है, और उसे दंड क्या दिया जा सकता है, आईपीसी की धारा 498 ये कहती ये कहता है कि इस प्रकार का अपराध करने वाले को 3 वर्ष की कैद और आर्थिक जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो आप दंड का जो प्रावधान है उसे भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हिंदी से है और हिंदी में देखेंगे 29 में पूछ रहा है कि उपसर्ग है, 29 में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, मैं बताती हूँ हमेशा आपको कि जब भी उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द में कब जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं। जैसे 30 है, 30 के पहले क्या जुड़ा, उन। ठीक है, तो उन क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, 29। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर का है, आपके क्वेश्चन आप मतलब कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या नहीं बोली जाती है, मैथिली भाषा जो है ये बिहार में बोली जाती है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अवधी जो है आपको पता है अयोध्या में बोली जाती है। ब्रज जो है आपके ब्रजवासी बोलते हैं, खड़ी बोली, ये सभी क्या है, ये उत्तर प्रदेश की भाषा है, लेकिन मैथिली जो है ये आपकी बिहार की भाषा है। ठीक है, आगे देखेंगे, पंचवटी में समास है, 5 वटों का समूह। तो जब भी संख्यावाचक आ जाएगा, शब्द का विग्रह करने पे संख्या का भाव आएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पंचवटी में क्या हो जाएगा आपका, द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास कहाँ पे होता है, जहाँ पे संख्या की बात की जाती है ना, जैसे चतुर्भुज हो गया। ठीक है, चतुर्भुज हो गया या फिर पंचवटी हो गया, चौराहा हो गया। ठीक, तो ये क्या होंगे, द्विगु समास हो जाएंगे। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, पास न भटकना। तो पास न भटकना कब बोला जाता है, जब गुस्से में लोग होते हैं, मेरे पास भटकना भी मत, मतलब नज़दीक मत आना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, शिवालय, शिव धन आलय में संधि विच्छेद बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद है। तो शिवालय में आपका दीर्घ संधि है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो इसमें देख सकते हैं आप, सबसे सही जो आपका सही है, देखिए मैं बोलती हूँ ना कि वर्तनी आपको दिया जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। वर्तनी आप सुधार लो अपनी। यहाँ पे देखो, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट करके कमेंट में बताएंगे कि ये किस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पे जो सही शुद्ध लिखा हुआ है वो पारलौकिक बस लिखा हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, बाकी सभी जितने भी विकल्प दिए हुए हैं गलत दिए हुए हैं। और आशा करती हूँ कि आप सभी कमेंट में एक सही वर्तनी लिख करके बताएंगे इन सभी शब्दों की। ठीक है, इसके बाद अगला है, कुंजर शब्द पर्याय है। कुंजर किसका पर्याय है, कुंजर जो है हाथी का पर्याय है। ठीक है, किसका पर्याय है, हाथी का पर्याय है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चिड़िया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। प्रत्यय जो होता है शब्द में बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे चीड़ हो गया ना, अभी चिड़िया मैं आपको बताती हूँ, चीड़ है। ठीक है, अब चीड़ में इया जोड़ दो, चीड़ में क्या जोड़ दो, इया जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, चिड़िया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको तोड़ के संधि करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझो कि जो आपके प्रत्यय होते हैं वो बाद में जुड़ते हैं और जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे क्रम है, क्रम में क्या जुड़ गया, परा, तो परा प्लस क्रम मिलके क्या बनेगा, पराक्रम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अलंकार पूछे जाते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है, चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। और ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और ये आपके क्वेश्चन बुकलेट का ही क्वेश्चन है। मैंने बिल्कुल मतलब कि आपके क्वेश्चन बुकलेट का स्क्रीनशॉट लेकर के इसको ऐड किया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके कि हाँ ये आपके क्वेश्चन बुकलेट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा।
ऐसे और भी देखे होंगे कि जितने भी मैंने मॉडल पेपर पढ़ाए हैं सब में मैंने अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम और सही वर्तनी ये सारी चीज़ें बताई हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, कहीं से भी गलती ना होने पाए। आगे देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है, जो आकाश में विचरण करता है, वाक्यांश के लिए हमको एक शब्द बताना है। तो जो आकाश में विचरण करता है उसे नभचर बोलते हैं। नभ मतलब आकाश, चर मतलब चरने वाला, ठीक है, मतलब घूमने वाला या गति करने वाला। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, पेट की आग को क्या कहते हैं। पेट की आग के लिए एक शब्द बताना है। तो पेट की आग जो होती है उसे हम जठराग्नि बोलते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अकार्य शब्द का तद्भव होता है। अकार्य जो है ये तत्सम शब्द है। अकार्य शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, अकाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकाम। और जब भी किसी शब्द में जुड़ता है मतलब उसका मतलब क्या होता है, के बिना, ठीक है, यानी काम के बिना, यानी जिसके पास कोई कार्य ना हो, ठीक है, बिना काम के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अकार्य मतलब क्या होता है, बिना काम के, ठीक है, बिना कार्य के। इसके बाद अतिथि के लिए पर्यायवाची बताना है। तो अतिथि के लिए क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अभ्यागत होता है। अभ्यागत होता है। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली का पर्यायवाची क्या नहीं है, तरड़ी जो होता है ये मछली का पर्यायवाची नहीं होता है, ये तालाब का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, तालाब का होता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मत्स्य, मीन, सफरी ये सभी क्या हैं, मछली के पर्यायवाची हैं। तो जो बाकी विकल्प दिए हुए हैं मछली के पर्यायवाची उसे भी आप ध्यान में रख लेंगे। तो इस प्रकार से आज का ये सेशन यहीं पे कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।